दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल एपिसोड में। आज का ये स्पेशल एपिसोड महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम करेंगे पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम होगा प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए पूरे भाषण का। और जरूरी वो इसलिए है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो इस देश को चला रहा है, जिसे इस देश के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है, उस व्यक्ति ने 2 घंटे 13 मिनट इस देश की संसद में अपना वक्तव्य दिया। तो उन 2 घंटे 13 मिनट में क्या क्या कहा, किस विषय पर कितना बोले, एक एक मिनट का पूरी रिपोर्ट, पूरी ये स्पेशल रिपोर्ट मैंने तैयार की है कुछ रिसर्च करके। आपको देखनी इसलिए जरूरी है कि जिस संसद में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उस संसद की कार्यवाही पर लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा आता है। जी, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट, 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे संसद के संचालन में खर्च होता है, जो किसी का नहीं बल्कि इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है। इस देश की जनता का 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट संसद में खर्च होता है उसकी कार्यवाही के लिए। और तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे नेता आखिर 2-2 2.5 घंटे बोलते क्या हैं, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी बोले और भाषण में रस ना हो, वो बातें ना हो, इतिहास ना हो, भूगोल ना हो, भविष्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लगता है अब तक के सारे राष्ट्राध्यक्षों में से प्रधानमंत्री के भाषण जितना, जिसको कहना चाहिए एकदम हृदय स्पर्शी, बोले तो लगे कि सुनते ही रहो, ऐसा भाषण शायद भारत के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं दिया होगा। आने वाले समय में 150 साल बाद हमारी पीढ़ियां जब किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने जाएंगी, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी तमाम भाषणों पर शोध हो, क्योंकि ऐसे कई विषय उन्होंने बोल दिए हैं, जैसे कि नाले से गैस निकालना। तो हो सकता है वो लोग जब पढ़ें तो इस शोध का विषय बने कि भाई नाले से गैस कैसे निकलती है पाइप डाल के। इन्हीं सारी बिंदुओं पर न जाके हम आज लोकसभा में उनके दिए गए वक्तव्य का पोस्टमार्टम करेंगे। और वो तब करे, वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे। हम आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद, यानी 2019 में बनारस से दूसरी बार संसद सदस्य चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, उसके बाद 2019 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी संसद में चर्चा के लिए सिर्फ 8 बार गए, सिर्फ 8 बार। उनमें से 5 बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जवाब देने गए, 1 बार राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण समिति का जो ट्रस्ट बना है उसके संबंध में चर्चा हुई तब जवाब देने गए, और 1 बार ओम बिरला जी के शपथ ग्रहण समारोह पर अपनी बात रखने गए थे, और 1 बार कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने गए। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4 सालों में 8 बार संसद की चर्चा में भाग लिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बोलना शुरू किया, जाहिर सी बात है सामने विपक्ष था, विपक्ष निशाने पर था, और देश की जनता को और मीडिया को बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी तैयारी करके आए होंगे। तैयारी करके आए भी थे, लेकिन तैयारी वो थी जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से की जा सकती है। उनके निशाने पर था विपक्ष और तैयारी में था इतिहास। उन्होंने शुरुआत की विपक्ष को निशाने पर लेकर के, जब उन्होंने इतिहास बताना शुरू किया
तो 1885 से शुरू हुए और शुरुआत की इटावा जिले के कभी कलेक्टर रहे और 1885 में जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम, और फिर होते होते नेहरू गांधी परिवार से लेकर राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और तमाम लोगों को समेटते हुए 2014 और उसके बाद से फिर राहुल गांधी को शुरू किया और अब तक लेकर आए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कितने समय से नहीं बनी। इन्हीं सारी चीजों को करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की भी बढ़ाई करने से नहीं चूके। उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान, उनका पूरा भाषण जो रहा वो 2 घंटे 13 मिनट का रहा, उसमें 1 घंटे 45 मिनट विपक्ष उनके निशाने पर था। 1 घंटे 45 मिनट विपक्ष निशाने पर था और 95 मिनट तक, यानी अपने भाषण के शुरुआती 95 मिनट तक 5:05 पर उनका भाषण स्टार्ट हुआ और 6:40 तक मणिपुर पे एक शब्द नहीं। आप गंभीरता को समझना, जिस विषय को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा था, जिस विषय को लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और मूल रूप से हमारे प्रधानमंत्री को जिस विषय पर जवाब देना था, अपने भाषण के शुरुआत से लेकर 95 मिनट तक लगातार 1 घंटा 35 मिनट एक शब्द नहीं, एक बार भी मणिपुर उनकी जबान पे नहीं आया। तब विपक्ष ने यह कहा कि हम यहां चुनावी भाषण सुनने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास और तमाम सारी चीजें, 1962 का प्रसारण, 1962 का युद्ध, 84 के दंगे और पता नहीं क्या क्या बताने में लगे थे। लेकिन विपक्ष जब 1 घंटे तक ये उम्मीद करता रहा कि प्रधानमंत्री अब बोलेंगे मणिपुर पे, अब बोलेंगे, जब वो 1 घंटे तक नहीं बोले तो लगातार 35 मिनट विपक्ष नारा लगाता रहा कि वी वांट मणिपुर, वी वांट मणिपुर। प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहे और विपक्ष नारेबाजी करता रहा कि वी वांट मणिपुर। लेकिन प्रधानमंत्री ने हंसते हुए ये कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि चिल्लाना बंद कर दो, आप थक जाएंगे। बात जाहिर सी है, बात साफ है और स्पष्ट है कि आप मूल मुद्दों पर राय मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हम भटकाने वाली बातें करने से नहीं थकेंगे। ये स्पष्ट संदेश था प्रधानमंत्री का उस बात में। जब 6:40 तक प्रधानमंत्री लगातार 35 मिनट विपक्ष ये चिल्लाता रहा वी वांट मणिपुर, वी वांट मणिपुर, और प्रधानमंत्री अपनी बात लगातार कहे जा रहे थे, तो 6:40 पर विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि हम सदन से बायकॉट करते हैं। और सदन वॉकआउट करके बाहर जैसे ही विपक्ष निकला तो 6:41 पर एकदम से उनके मुखार बिंदु पे मणिपुर शब्द का नाम आया। मणिपुर उनके जुबान पे 6:41 पे आया और 6:40 पे विपक्ष बाहर सदन के निकल चुका था। क्यों आया? कोई बात ऐसी जिसके बारे में विपक्ष पूछ रहा हो और वो तब कही जाए जब विपक्ष चला जाए थक के, क्योंकि सामने से सवाल करने वाला कोई होगा नहीं, टोकने वाला कोई होगा नहीं। 6:41 पर मणिपुर उनके जबान में आया, लेकिन मणिपुर के हिस्से में आए सिर्फ 7 मिनट, और उन 7 मिनट में भी 3 मिनट मणिपुर की पीड़ा और हिंसा पर बोले। उन 3 मिनट में बोले 3 बातें बोले कि अदालत के आरक्षण वाले फैसले से मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों को बांटा, यानी हिंसा की जड़ अदालत के फैसले को ठहराया। दूसरी बात उन्होंने कही कि निकट भविष्य में शांति का सूरज निकलेगा, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। और तीसरी बात कही कि हम माताओं बहनों से ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये 3 बातें उन्होंने मणिपुर के संबंध में 3 मिनट में कही, और उसके बाद 4 मिनट मणिपुर क्षेत्र में किए गए अपनी विकास की उपलब्धियों को गिनाने में
लग गए। यानी 7 मिनट बोले, उसमें भी 3 मिनट बोले मणिपुर हिंसा पर। आप समझिए, जिस मणिपुर को पिछले 3 महीने से जलाया जा रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायाधीश ये कह चुके हैं कि देश के एक प्रदेश में रूल ऑफ लॉ डैमेज हुआ है, वहां जंगल राज है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, नकारा पुलिस है, 6,500 से ज्यादा FIR हुई हैं, 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, और उन 2 महिलाओं के साथ जो हुआ, जो पूरे देश ने देखा, जिससे पूरा हिंदुस्तान राष्ट्रीय पटल पर शर्मिंदा हुआ। ऐसे गंभीर मुद्दे पर पहले तो प्रधानमंत्री संसद आए नहीं, कुछ बोले नहीं, और जब नहीं बोले तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। उस अविश्वास प्रस्ताव में भी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत के इतिहास में अब तक ये कभी नहीं हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो और नेता सदन से गायब हो। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के समय ही संसद पहुंचे, बाकी चर्चा के दौरान सदन से बाहर रहे, लेकिन पहुंचे तो जिस मुद्दे पर जबरदस्ती खींचकर उन्हें संसद लाया गया था, जैसा कि अधीर रंजन ने कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है और अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम देश के प्रधानमंत्री को खींचकर सदन में लाए। जब जबरदस्ती खींचकर लाया गया बकौल विपक्ष, तब भी प्रधानमंत्री मणिपुर पर सिर्फ 3 मिनट बोले, मणिपुर हिंसा पर 4 मिनट बोले, मणिपुर की तमाम चीजों को लेकर जो उन्होंने की या नहीं की, पता नहीं शब्द का इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक कलावती का भी उल्लेख किया था, उसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। 7 मिनट मणिपुर पर बोले। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को निशाने पर रखा। अगर उनके भाषण को हम 4 भागों में डिवाइड करें तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट विपक्ष उनके निशाने पर था, जिसमें 45 मिनट से 50 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, गांधी परिवार उनके निशाने पर थी। 25 मिनट अपनी उपलब्धियों का बखान परोसा जा रहा था, वही उपलब्धियां जिन्हें लगातार भाजपा कहती है, जैसे आयुष्मान, जिसमें अभी फिलहाल में ही कैग की रिपोर्ट आई है, यानी CAG की रिपोर्ट आई है कि 10 लाख लाभार्थियों का इलाज सिर्फ 3 मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन पे किया जा रहा था, जिसमें 7.5 लाख लाभार्थियों का इलाज सिर्फ 1 मोबाइल नंबर पे, यानी 7.5 लाख मरीजों का एक ही फोन नंबर था, 1.5 लाख मरीजों का एक ही फोन नंबर था, और 96,000 मरीजों का एक फोन नंबर था जिसपे वो इलाज करा रहे थे। 10 लाख मरीजों का इलाज 3 मोबाइल नंबरों पे हुआ है। कितने बड़े घपले घोटाले हैं योजनाओं में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन योजनाओं को परोसा 25 मिनट। भविष्य के ख्याली पुलाव जो हमेशा से वो पकाते रहे हैं। अभी तक जब 2014 में आए थे तो ये कहते थे देशवासियों 60 साल उनको दिए, 60 महीने हमें दो, यानी 2019 की बात करते थे। फिर 2019 में जब आए तो 2022 की बात करने लगे, 2022 तक ये होगा, 2022 तक ये वो होगा, आजादी का अमृत वर्ष जब मनाएंगे तब ये हो जाएगा, देश के प्रत्येक लोगों के पास पक्का मकान होगा। पता नहीं कितने संकल्प उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 2022 को लेकर किए थे। उसके बाद 2022 निकल गया तो अब सीधा टारगेट कर दिया 2047 को। अब जब हम शताब्दी मना रहे होंगे आजादी की तब ऐसा होगा। तो इसमें तो उन्हें महारत हासिल है। भविष्य का ख्याली पुलाव पकाने में 30 मिनट खर्च किए, मणिपुर पर 7 मिनट बोले। आप समझना मुद्दे को। इन पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 48 बार कांग्रेस का नाम लिया, समझते जाना, 48 बार कांग्रेस का नाम लिया, 26 बार जनता कह के संबोधित किया, जनता शब्द का प्रयोग किया, 20 बार सरकार शब्द का प्रयोग किया, 9 बार अविश्वास प्रस्ताव शब्द का प्रयोग किया, 8 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया, 7 बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया, 6 बार परिवारवाद शब्द का प्रयोग किया, 5 बार गांधी शब्द का प्रयोग किया, 5 बार NDA शब्द का प्रयोग किया, 5 बार अधीर रंजन के नाम को लेकर उनके शब्द का प्रयोग किया, 4 बार घमंडिया कहा, यानी विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, उसका उन्होंने नाम दिया है घमंडिया, जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने 4 बार अपने भाषण में किया। 3 बार UPA का नाम लिया, 3 बार भाजपा का नाम लिया, 3 बार नेहरू का नाम लिया,
और 2 बार बहुमत का नाम लिया, बहुमत शब्द का प्रयोग किया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, और क्या देश ये उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो इतिहास बताएंगे, जिस इतिहास का कोई औचित्य नहीं था। और मणिपुर जैसे मुद्दे पर अविश्वास आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तंज कसते रहे और सत्ताधारी दल के सांसद आत्ममुग्ध होकर हंसते रहे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और अहंकारी सत्ता के अहंकार में डूबे हुए कुछ लोग प्रसन्न भाव जाहिर कर रहे थे, उसी भांति पूरा सत्ताधारी दल का सांसद आत्ममुग्ध होकर प्रसन्नता, डेस्क बजाना और खिलखिलाहट उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हंस रहे थे उस बात पर, जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव उस बात पर लेकर आया है जिसमें महिलाओं के साथ वो हुआ, जिसने देश को शर्मसार किया, जिसने जिस मुद्दे पर देश को शर्मिंदा होना पड़ा। देश का एक हिस्सा 3 महीने से जल रहा है, वहां महिलाओं की आबरू लुट रही है, महिलाओं को सरेआम नग्न करके खुलेआम परेड कराई जा रही है। उस मुद्दे पर बोलने आए देश के मुखिया खिलखिलाकर हंस रहे थे, नूरानी चेहरा था, माथे पर कोई शिकन नहीं थी, और मणिपुर पर 7 मिनट बोले और उस 7 मिनट में भी 4 बार गृह मंत्री का जिक्र किया। ये कहा कि गृह मंत्री पहले ही मणिपुर पे वक्तव्य दे चुके हैं। अब मणिपुर पे गृह मंत्री क्या वक्तव्य दे चुके हैं, जरा उसके पक्ष में भी उसकी भी 2 बातें सुना देते हैं आपको। मणिपुर पे जब गृह मंत्री बोले तो 2 घंटे 2 मिनट बोले, लेकिन उनके 2 घंटे 2 मिनट के भाषण में लगभग 1.5 घंटे विपक्ष निशाने पर रहा, जिसमें विपक्ष के इतिहास को उजागर किया गया, अपनी योजनाओं को बताया गया और फर्जी चीजों को भी बताया गया, जिसमें कलावती का भी नाम शामिल है। वही कलावती जिसका अमित शाह ने जिक्र किया, लेकिन वो दावा पूरी तरह फर्जी पाया गया। अमित शाह जी ने अपने भाषण में विपक्ष को कसते हुए यह भी कहा था कि 1947 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा दंगे 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए, जिसमें उन्होंने पहला नाम नेहरू का लिया, दूसरा इंदिरा का लिया और तीसरा राजीव गांधी का लिया। जबकि हमने जो सर्च किया है, हमने जो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, तो सरकार के तमाम दस्तावेज और किताबों को पढ़ने के बाद हम इस रिसर्च पर पहुंचे कि आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा दंगे अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए तो उस प्रधानमंत्री का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए और उनके कार्यकाल में दंगे हुए 6135, जो सरकारी अभिलेखों में लिखित दंगे हैं। और पूरे कार्यकाल में भी अगर सिर्फ 2 वर्षों को देखें, 1992 और 1993, तो इन 2 वर्षों में ही 4000 से ज्यादा दंगे हुए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जिक्र किया अमित शाह जी ने? उसका एक कारण है, और कारण यह है कि उस दौरान राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहा था आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के हुए दंगों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उस समय के दंगों का जिक्र होगा तो राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र होगा, और जिक्र होगा कि किस तरह से राम मंदिर आंदोलन को चलाकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने पूरे देश में हिंसा की चिंगारी भड़काई और पूरे देश में 6135 से ज्यादा दंगे भाजपा ने करवाए थे। ये उजागर हो जाएगा, इसलिए उस कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया अमित शाह ने। अमित शाह ने भी अपने 2 घंटे 2 मिनट के भाषण में लगभग 25 बार ये कहा कि भारत की जनता को हम पर विश्वास नहीं है,
आपको हम पर विश्वास है, हम तो जीत रहे हैं। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी 7 बार यह कहा कि हम चुनाव आ रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। 18 बार गांधी परिवार का जिक्र किया, 4 बार गृह मंत्री के भाषण का जिक्र किया और 4 बार उन्होंने यह भी कहा कि 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। यानी प्रधानमंत्री के भाषण से 2 बातें साफ होती हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से वो विपक्ष पर तंज कस रहे थे, जिस तरह से वह विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे और विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे थे, उससे यह लगता था कि सत्ता अहंकार से ग्रसित है, सत्ता अहंकारी हो गई है, जो विपक्ष को कुछ नहीं समझती, विपक्ष के सवालों को कुछ नहीं समझती, मणिपुर की जनता को कुछ नहीं समझती और हिंदुस्तान के सवालों को कुछ नहीं समझती। और दूसरा, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार अपने भाषणों में इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं जी, या हम ही आएंगे, इससे यह साफ हो रहा था कि वो भाषण या वो बात जरूर कही जा रही है सदन में, लेकिन वो बात एक खौफ खाया हुआ व्यक्ति, एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ व्यक्ति अपनी सेना में जोश भरने के लिए कह रहा है। दूसरा उसका भाग ये भी है। निश्चित तौर पर कुछ बातें और करूंगा मैं आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के तुरंत बाद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद से निलंबित कर दिया गया। यह पहली बार हुआ है भारतीय इतिहास में जब नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड किया जाए विश्वास प्रस्ताव के दौरान। संजय सिंह का निलंबन कर दिया, राघव चड्ढा के खिलाफ साजिश की, उसके बाद एब्रॉन के साथ वो जो परिस्थितियां राज्यसभा में हुई, इन चारों घटनाओं से यह साफ हो जाता है, जैसा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि यह शेंगोल युग है और प्रधानमंत्री मोदी शेंगोल युग के महाराजा हैं। यानी साफ हो जाता है कि महाराजा यानी लोकतंत्र को न मानने वाला व्यक्ति ही महाराजा होता था। जो राजतंत्र में महाराजा होते थे, लोकतंत्र में तो जनता के सेवक होते हैं, लेकिन उनके मंत्री ने खुद उनको महाराजा कहकर संबोधित किया। इसका सीधा मतलब है कि सत्ता और जो 4 लोगों का निलंबन और उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो तमाम तरह की हुई हैं, उससे यह बात साफ हो जाती है कि सत्ता बिल्कुल बेदाग है। और अगर आपको दागदार दिखती है और आप बोलेंगे तो आपको सदन से निलंबित कर दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि मणिपुर के संबंध में जो सवाल छोड़े गए थे विपक्ष के द्वारा सवाल छोड़ा गया था कि क्या वजह है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मणिपुर में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा। जो सरकारी आंकड़े हैं, और सरकार भाजपा की ही है, यानी भाजपा के ही आंकड़े ये बताते हैं कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मणिपुर में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा। विपक्ष ने सवाल छोड़ा था कि मणिपुर में लगातार पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, और सवाल छोड़ा था तीसरा कि उग्रवादियों ने जो हथियार पुलिस से लूट लिए उस पर आपका क्या कहना है। चौथा सवाल था कि मणिपुर सरकार की पुलिस के द्वारा भारत की सेना यानी असम राइफल पर केस क्यों करवाया गया। आप समझिए, भारत की सेना पर मणिपुर पुलिस केस कर रही है। अगर यही मुकदमा बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कर्नाटका अथवा किसी और ऐसे राज्य में हुआ होता जहां भाजपा की सरकार नहीं होती, तो भाजपा और गोदी मीडिया अब तक नागिन डांस कर रहा होता कि देखिए देश की सेना पर एफआईआर हो रही है। लेकिन मणिपुर में हुई और कोई नहीं बोला। पांचवा सवाल विपक्ष ने छोड़ा था कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया। छठवां सवाल छोड़ा था कि राष्ट्रपति शासन लगाकर सेना के हवाले क्यों नहीं किया जाता। और सातवां सवाल छोड़ा था कि मणिपुर में शांति कैसे आएगी, इसका क्या विजन है और क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास। इन 8 सवालों का कोई जवाब प्रधानमंत्री मोदी
के 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में और अमित शाह के 2 घंटे 2 मिनट के भाषण में लोकसभा में नहीं मिला। इतिहास मिला, भूगोल मिला और भविष्य के सपने मिले जिन्हें वो अच्छी तरह से बेचना जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री ने एक शब्द का और प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की आवाज से ज्यादा पाकिस्तान की आवाज सुनती है। लेकिन शायद वो भूल गए कि जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को भारत में आजादी के बाद पहली बार आने का निमंत्रण अगर मिला तो वो आपकी सरकार में मिला। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी को भारत का एयरवेस दिखाया गया आपके समय में, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना प्रोग्राम के, बिना तय प्रोग्राम के पाकिस्तान अचानक से पहुंचे आप बिरयानी खाने। और दूसरों को पाकिस्तानी प्रेमी इसलिए बताया जाता है ताकि भारत की जनता सिर्फ उन्हें ही राष्ट्रवादी माने। और आप कल्पना करिए, आदमी आत्ममुग्ध क्यों ना हो, आदमी प्रसन्न क्यों ना हो, सामने विपक्ष है नहीं, सदन खाली है, विपक्ष वॉकआउट कर चुका है और उसके बाद भी यूं लगे कि हम उन्हीं से कह रहे हैं, उसी तरह से हाथ फटकार फटकार के बोला जाए, इसलिए क्योंकि देश की जनता लाइव प्रसारण देख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के सभी सांसदों ने कल संसद को सार्थक चर्चा का पटल न बनाकर चुनावी मंच बना दिया, जिसमें पूरे कार्रवाई के दौरान सिर्फ चुनावी बातें हुई 2024 को लेकर और कुछ नहीं हुआ। एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही में जो मेरा रिसर्च है, जो हमने सर्च करके निकाल पाया, उसके मुताबिक प्रति मिनट 2.5 लाख रुपया खर्च होता है सदन की कार्यवाही को संचालित करने में। पर मिनट 2.5 लाख रुपया, लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा। उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी बोले 2 घंटा 13 मिनट यानी 133 मिनट, और हिसाब लगाया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर संसद के संचालन के समय 3,32,50,000 रुपए खर्च हुए। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर देश का 3,32,50,000 रुपए संसद की कार्रवाई में खर्च हो गया। अमित शाह जी बोले 2 घंटा 2 मिनट यानी 122 मिनट। इस हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो लगभग 3,05,00,000 रुपया अमित शाह जी के भाषण पर देश का खर्च हुआ। यानी कुल मिलाकर दोनों नेता जो वर्तमान भाजपा के रथी और महारथी हैं 4 घंटा 15 मिनट बोले, जिस पर 6,37,50,000 रुपया इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा खर्च हुआ। सवाल ये है कि इन 4.25 घंटे के भाषण में जनता को मिला क्या? इतिहास के वो पन्ने जो सबके पास हैं, भविष्य के वो ख्याली पुलाव जो पकाने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन आज तक चल नहीं पाई, बहुत पहले चल गई थी, पिछले चुनाव में ही चलने वाली थी। देश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। इन सारी चीजों के बावजूद कोई सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो निश्चित तौर पर ख्याली पुलाव और झूठे दावे ही हो सकते हैं। 4.25 घंटे में 6,37,00,000 रुपया 50,000 रुपया जो इस देश की जनता का व्यय हुआ है उनके भाषण पे, उससे जनता को मिला क्या, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को हम आप लोगों को सौंपते हैं, आप इसका निर्णय करिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।